चल एवोल्यूशन के बारे में आगे की बातें करते हैं। एक पार्ट हमारा एवोल्यूशन का बन गया था, अब एवोल्यूशन के दूसरे पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस थे एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन के एविडेंस क्या थे, किन बातों ने ये बताया कि एवोल्यूशन हुआ, उन एविडेंसेस के ऊपर हम लोग चर्चा यहाँ करें। देखिए इससे पहले हमने ये बताया, पहले वीडियो में आपको बताया था कि अर्थ कैसे बनी है, कितनी पुरानी हमारी अर्थ है, उस पर लाइफ कैसे आई थी, कौन कौन से स्टैनले मिलर के और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कौन कौन सी थ्योरी थी, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, एविडेंसेस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थे। इसमें लुई पास्चर आ गए, उन्होंने पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, जिसको रेड्डी ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, लॉरेंजो स्पेंजियानी ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, रेड्डी ने जो एक्सपेरिमेंट करे वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस करे, स्पेंजियानी के एक्सपेरिमेंट डिस्कस करे, पास्चर के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, ठीक है। लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और इम्यूनोलॉजी में दिया। इसके बाद थ्योरी ऑफ ट्रांसफर में कॉस्मोसोइक थ्योरी के बाहर से आ जाती हैं चीजें, ठीक है, जिसको एस्ट्रोनॉट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को। इसके बाद थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे, जब से लाइफ बनी है ऐसे ही है। उसके बाद थ्योरी अगेंस्ट इटर्निटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे, जॉर्ज क्यूवियर वगैरह ने करा। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी आ गई, ये सारी बातें करी हमने। मॉडर्न थ्योरी ओपेरन और हेल्डन की बताई कि किस तरीके से ओपेरन और हेल्डन ने मॉडर्न थ्योरी दी और इन सबको समराइज करके बात करती है। अर्ली ग्रीक क्या करते थे, ग्रीक फिलोसोफर भी क्या करते थे, उन्होंने कहा कि सब नाइल के मड से निकल के सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हुई। तो ओपेरन कहाँ के थे, हेल्डन कहाँ के थे, ये सारी बातें हुई। इन्होंने कहा पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और केमिकल इवोल्यूशन में एटम, एटम से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते चले गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सारे बन गए। इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई साहब अब इसके बाद क्या हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। जैसे केमिकल इवोल्यूशन था, उसके बाद बायोलॉजिकली लाइफ आ गई, फिर उसका इवोल्यूशन हो गया। मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने NaH यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस ले ली 2:1:2 के रेशियो में, और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था उससे 800 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा था और उस सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले 3 अमीनो एसिड जो मिले, सिंपल एलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड मिल गया। इसके अलावा इन्हें यूरिया मिला, हाइड्रोजन साइनाइड मिला, लैक्टिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड मिला, ये सारी चीजें इनको मिली मिलर के एक्सपेरिमेंट में। मिलर ने अर्ली एनवायरनमेंट बताया था और कहता लगभग 2000 साल पहले ही, 2000 साल की ना, 2000 मिलियन ईयर, 2000 मिलियन ईयर्स एगो आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ, पहली लाइफ आई, ठीक। ये बात मिलर साहब ने कह दी थी, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड, फैट्स और ये सारी चीज़ों को फिर एक साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और सिडनी फॉक्स ने भी सारी बातें इसमें बता। क्लियर है कि किस तरीके से आपके पॉलीसेकेराइड्स वगैरह बने, ये सारी चीज़ें बनी, ये सिडनी फॉक्स के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। बायोलॉजिकल एविडेंसेस की बात आई तो फिर उसमें फिर आई कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में कि प्रोटोबायोन्ट्स कौन थे, किसी ने इसे कोजर्वेट्स किया कहा तो किसी ने इसे माइक्रोस्फीयर कहा, ठीक है। कोजर्वेट्स क्या होते हैं ये सब लिखा हुआ है, आपको ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि फिर से आपको एक बार बता देना चाहते हैं ताकि क्विक रिवीजन आपका हो जाए। माइक्रोस्फीयर क्या होता है ये भी हमने बता दिया आपको। और अब ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ और प्रोकैरियोट्स में आपके सबसे पहले आए थे वो एनारोबिक थे, ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक थे, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक, एनारोबिक और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आए थे यानी प्रोकैरियोट्स। फिर उसके बाद आपका साइनोबैक्टीरिया आ गए जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। फिर इन्होंने फोटोसिंथेसिस की शुरू की और ऑक्सीजन निकाली, फिर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन ने सब चीज़ों को तोड़ा पड़ा, ठीक है। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप पहले आए, फिर ऑटोट्रॉप आए दुनिया में। फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स आए, फोटो ऑटोट्रॉप्स बहुत सारे तरीके के। फिर एरोबिक फोटो रेस्पिरेशन, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन दे दी। फिर ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया कि ऑक्सीजन जो थी उसने हर किसी के साथ में मिल के अलग अलग कंपाउंड बना लिए, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह से हमारी अर्थ पूरी तरह से आ गई और उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, ठीक है। सिम्बायोटिक ओरिजिन की बात हुई कि सेल्स में सिम्बायोटिक ओरिजिन क्या होती है, कई तरीके की सेल्स ने मिलकर एक सेल बना ली, वो सिम्बायोटिक ओरिजिन हो गई। और किसी में क्या कहा, अंदर से इमेजिनेशन के थ्रू नए नए सेल ऑर्गेनेल्स जुड़ गए, वो सेल की ओरिजिन की बात है। कार्ल बूज ने आपको 6 किंगडम में बांटा और 3 इनके जो थे बड़े बड़े मेजर डोमेन थे,
इसमें यूबैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ये 3 कार्बोस ने डोमेन दिए। इसी डोमेन से पहले 5 किंगडम सिस्टम आया था, आरएच करने के 5 किंगडम सिस्टम दिया था। क्या कोई ये बता सकता है कि 5 किंगडम सिस्टम जो आरएच ने दिया था वो किन किन बातों के ऊपर बेस्ड था? सेल स्ट्रक्चर, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फिर फाइलोजेनिक इनहेरिटेंस, फाइलोजेनिक एवोल्यूशन है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इन 5 चीजों के ऊपर बेस्ड था। अगर ये 5 चीजें आपको याद हैं, इस बार के नीट पे भी पेपर में था ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये समराइज कर दिया कि समरी है, ओरिजिन कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, पहले एटम आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, सब होते रहते आपका एक सेलुलर फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर इसमें एक बात है कि कितने तरीके की रॉक्स होती हैं। बेसिकली फॉसिल्स की स्टडी के लिए हमें रॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो रॉक्स कई तरीके की हो सकती है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि जब कोई चीजें सेडिमेंट है, एक के ऊपर एक आती चली जाए और पूरी चट्टान बन जाए। जैसे समुद्र के अंदर आपकी रेत बही, रेत बह बह के समुद्र के अंदर जा रही है, और उसी के साथ में एक बड़ी गाय थी, भैंस थी, वो भी चली गई उसी के साथ में समुद्र में, नदी में थी, वो समुद्र में चली गई। तो ये रेत की परत, इसके ऊपर गाय या भैंस आ गई, उसके ऊपर फिर लगी रेत की परत, फिर रेत की परत, ये होते होते इसके ऊपर सेडिमेंट जमा होता जा रहा है। अब जो लाखों साल बाद ये गाय या भैंस या जो भी जानवर है वो नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर एक बड़ी लेयर बन जाएगी, तो ये पूरी रॉक बन गई ना। और अगर मान लो किसी तरीके से समुद्र ये सूख गया तो आपको ये बड़ी रॉक मिलेगी, फिर आप इसे डिग करोगे और डिग करके बहुत नीचे ले जाओगे, यानी लाखों साल पहले नीचे आपको मिलेगी, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स। इग्नियस रॉक क्या होती है? ये कूलिंग डाउन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन जो अर्थ थी उससे हुई। इग्नियस जो आपकी अर्थ थी, शुरुआत में अर्थ जो थी बहुत ही मॉल्टन थी ना, पिघली हुई थी, फिर जब वो रुकी, हाँ, फिर उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक ही होती है जो चेंज हो जाती है बाय हीट एंड प्रेशर। फिर फॉसिलाइजेशन, फॉसिल्स कैसे बनते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं, फॉसिल्स, ठीक है। और ऑफ ऑल द मीडिया मेंशन्ड अबव मोस्ट कॉमन इज वाटर, यानी कि जो फॉसिल्स ज्यादातर बनेंगे पानी के अंदर ही जाके वो सेडिमेंट होके बन रहे हैं। फिर डेड रिमेन्स होते हैं जो जिन्हें हम फॉसिल्स कहेंगे। सेडिमेंटेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, अनअल्टर्ड फॉसिल्स, कई तरीके के फॉसिल्स होते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स, यानी जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हैं फॉसिल्स। दूसरे होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड क्या होते हैं? इनमें मिनरल का डिपोजिशन हो जाता है। इन फॉसिल्स में क्या हो जाता है बेटा? मिनरल्स का डिपोजिशन, यानी कि जमीन पे गए, धंस गए और इसके ऊपर मिनरल्स जो थे इसके अंदर भरने लगे, तो मिनरल्स का अगर डिपोजिशन हो रहा है तो इस तरीके के फॉसिल्स क्या कहलाएंगे? पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं मोल्ड्स एंड कास्ट, यानी कि अभी क्या हुआ कि हमारी जो भैंस थी, गाय थी या कोई जानवर था वो अंदर चला गया और उसके ऊपर रेत आ गई, पूरी भरती चली जाती। अब क्या हुआ, कुछ साल बाद वो खत्म हो गया, अंदर डिग्रेड हो गया, लेकिन उसका क्या मिला? उसकी वो इमेज मिल गई, उसके अंदर बनी हुई। हाँ, फिश वगैरह के मिलते हैं, आप उसे साफ करते हैं तो आपको फिश नहीं मिलती, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो स्ट्रक्चर मोल्ड्स एंड कास्ट हो गए। प्रिंट्स भी जैसे आप चलते हैं तो विंग्स और इन सब के प्रिंट्स मिल जाते हैं, ठीक, समझ में आ गया या नहीं? कोप्रोलाइट्स क्या होते हैं? कोप्रोलाइट्स का मतलब होता है जो आपके एक्सक्रीटा है वो सारी चीजें मिल जाती हैं, कोप्रोलाइट्स। फॉसिल्स ऑफ स्पोर, पॉलन ग्रेन्स और अदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को मिला के कहते हैं माइक्रोफॉसिल्स, ठीक है। और माइक्रोफॉसिल्स या पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल बनने के लिए कौन सी चीज जरूरी होती है? पॉलन ग्रेन्स। फॉसिल्स क्यों बन जाते हैं? पॉलन ग्रेन डिग्रेड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन की एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जिसको नेचुरली डिग्रेड करना काफी टफ काम होता है। एज डिटरमिनेशन की बात करते हैं कि फॉसिल्स के अगर एज की बात करें तो कैसे आप डिटरमाइन करोगे? तो यूरेनियम टेक्निक होती है, यूरेनियम डेट टेक्निक। इसमें यूरेनियम का हाफ लाइफ होता है, तो आप देख लेंगे कितना हाफ लाइफ इसकी बची हुई है उससे डिग्रेड। हाँ, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक, कार्बन की भी अपनी एक हाफ लाइफ होती है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। पोटेशियम आर्गन मेथड होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है। इसकी जानकारी बस इतना आपको पता चाहिए कि हाँ ये ऐसे हम एज बता सकते हैं कि कोई फॉसिल है कितनी एज। अब फॉसिल्स के बारे में हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। यहाँ से हमारी मेन वीडियो अब शुरू हो रही है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है,
देखिए आपने कहा एवोल्यूशन हो गया, सर ने बता दिया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, सारी चीजें सही है, बढ़िया, लेकिन इसका कोई एविडेंस है, कोई इसके पीछे का सबूत है? हाँ, इसके बहुत सारे सबूत हैं। उन सबूतों में सबसे पहला फॉसिल्स, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहला एविडेंस है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। बेटा गेट बंद कर, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, बाहर का भी गेट बंद कर, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, यानी कि आपने कहा कि जो फॉसिल्स इकट्ठा हो रहे हैं, हम उनकी एज को देखें और उनकी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या वो हमारी आज की चीजों से मिलती जुलती हैं। अगर वो चीजें आज की चीजों से मिलती जुलती हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख साल पुराना ये है और 1 लाख या 1.5 लाख साल पुरानी चीज जो है उसका आज भी लिंक इन चीजों से हो रहा है। इसका मतलब है कि हम पहले ऐसे हुआ करते होंगे या ये चीजें ऐसी होती होंगी, उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। अब यहाँ पे फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो फॉसिल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको अभी हमने बताया कि सेडिमेंटेशन से हो रहा है, यानी ये नदी है, इस नदी में बहुत सारी चीजें बह के जा रही हैं, मरी हुई, मान लीजिए बड़े बड़े लॉग्स हैं, पेड़ है, ठीक है, कुछ बहुत सारे बड़े बड़े जानवर हैं, वो नदी में बह के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में जा रहे हैं। तो ये समुद्र में, ये तो थी रेत, इसके ऊपर ये जानवर आ गया, इसके ऊपर फिर रेत आ गई, फिर दूसरा जानवर आ गया, फिर रेत आ गई, यानी कि ये 100 साल पहले हुआ, ये 50 साल पहले हुआ, इसके ऊपर अगर आएगा तो ये 25 साल पहले हुआ, यानी सबसे पुराना फॉसिल कहाँ होगा? सबसे नीचे होगा। 100 साल वाला सबसे नीचे, उसके ऊपर 50 वाला, उसके ऊपर 25 वाला, तो ऐसे जो है फॉसिल्स होते हैं, तो सबसे कम उम्र वाला फॉसिल सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा उम्र वाला फॉसिल सबसे नीचे होता है। तो एक सबसे सक्सेसिव स्ट्रैटा बनता जाना है, यानी एक लेयर बनती जाएगी कि एक 100 वाली हो गई, एक 50 वाली हो गई, फिर 25 वाले यहाँ जितने मिलेंगे वो 100 वाले होंगे। समझ में आई बात नहीं? इस तरह से फॉसिल्स जो है वो सक्सेसिव स्ट्रैटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है और जो मेन पॉइंट है, जो याद करने वाला है, वो देखिए, The rocks of Proterozoic era contains few fossils. प्रोटीरोजोइक में बहुत ही कम, यानी कि हमने रॉक के बारे में पता कर लिया कि सबसे नीचे वाली प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, इस तरीके से हमने रॉक्स के बारे में पता कर लिया, और उस पता करने के बाद हमें पता चला कि प्रोटीरोजोइक एरा में बहुत कम फॉसिल्स थे, लेकिन जो पैलियोजोइक एरा है उसमें एबंडेंट फॉसिल मिल रहा है। पैलियोजोइक एरा के बहुत ज्यादा फॉसिल्स हैं, किसके? इनवर्टिब्रेट्स के मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको फिशेस के और एम्फीबियंस के भी देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखिए पैलियोजोइक एरा, देखिए आपका जो ये एरा क्या है, कौन सी नई चीज है? आपकी जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है, इस अर्थ को कुछ टाइम लैप्स में बांट दिया गया है, ठीक है? हमने आपको भेजा देखा, शायद आपके पास हो पुराने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके वो टाइम वाला है, जिसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए आपने कहा, जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, कहानी पे एक बार फिर से फोकस करेंगे। आपने कहा पूरा यूनिवर्स को जब बना था तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना। आपका पूरा यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स की एज कितनी है? यूनिवर्स यहां से शुरू होता है, ठीक है? यूनिवर्स कहां से शुरू होता है? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि अब यहां से लेके और 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स, बिलियन तो जान ही रहे हैं कितने जीरो होते हैं, हमें तो पता नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कितने जीरो, यानी इतना लंबा टाइम स्पैन है। आप क्या इसको पढ़ पाओगे? इतने लंबे टाइम स्पैन, इतने लंबे टाइम, बिलियन से दिला देते हैं मिलियन से ऊपर, क्या उसको पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो आपने टाइम लैप्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए टाइम के, उनको छोटे छोटे लैप्स बांट दिए, जिसको सबसे पहले आपने कहा एरा, एरा, ठीक है? 5 एरा बांटे, लेकिन चूंकि ये भी कई मिलियन का टाइम था भाई, 13 बिलियन को छोटे छोटे मिलियन टाइम में बांट लिया गया 5। फिर उसके बाद क्या करा, क्या कहना है साहब, अभी तो मजा नहीं आ रहा, तो उसे पीरियड में बांटा गया। तो सर ये यूनिवर्स के टाइम से बदल रहा है या अर्थ के गैलेक्सी के टाइम से? 4.5 हम उसे जो है यूनिवर्स से ना लेके, हम उसे अर्थ से लेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी जब अर्थ बनी 4.5 बिलियन, हम यहां से लेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल, जमीन का
जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ठीक है। तो हमने पहले एरा, फिर इस एरा के अंदर भी सब ग्रुप बांट दिए कि भाई ये 200 मिलियन हो गया, ये पूरा मान लो 1000 मिलियन था, इसको हमने 200 200 200 के बांट दिए, 2-3। किसी में हमने कहा कि नहीं साहब इसको 300 300 के 2-3 बांट लेंगे, ठीक है। किसी में कहा नहीं साहब ये पूरा ही रखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन 200 मिलियन ईयर भी पढ़ना बड़ी बात थी। फिर इसको फिर फर्दर सब डिवाइड कर लिया गया और इसे कर दिया इपॉक। अब समझ में आया? तो टाइम पीरियड जो है अर्थ का, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एरा, पीरियड और इपॉक में बांटा गया। एरा सबसे बड़े, पीरियड उनसे छोटे और इपॉक सबसे छोटे होते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे जो आपकी बातें चल रही हैं, वो कह रहा है ये प्रोटियोजोइक एरा। तो प्रोटियोजोइक एरा यानी बड़े बात, बड़ा टाइम स्केल है, बड़े टाइम सिनेरियो की बात हो रही है। फिर कह रहा है पेलियोजोइक एरा। अब समझ में आ गया पेलियोजोइक कौन सा है? पेलियोजोइक एरा जो है वो प्रोटियो से थोड़ा ऊपर आ रहा है। अच्छा, टाइम स्केल पढ़ने का तरीका भी समझ लीजिए। आपने कहा जब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में सबसे नीचे सबसे पुरानी फॉसिल होती है, तो टाइम हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ा जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे। तो अगर उसने कहा प्रोटियोजोइक है तो सबसे नीचे, फिर पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक और फिर ऐसे ही है। समझ में आई बात नहीं? आपकी एनसीईआरटी में यही चीज कहीं पे दी हुई है। कहां दी हुई है? ये आपको एरा दिख रहा है, यहां पे देखिए पेलियोजोइक लिखा हुआ है लाल रंग में, फिर दिया हुआ है मीसोजोइक, फिर दिया है सीनोजोइक। पेलियोजोइक को फर्दर नीचे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, सिल्यूरियन, डिवोडियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, 4 पार्ट में डिवाइड। पेज नंबर 122, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। फिर उसके बाद मीसोजोइक के बाद गया ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और सीनोजोइक टर्शियरी और क्वाटरनरी। समझ में आई बात है? आप ध्यान से समझे इस बात को। फिर से हम यहाँ लिख के भी दिखा देते हैं आपको, एक बार समझिए। आपने कहा पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, उसके बाद आया मीसोजोइक, फिर उसके बाद आया सीनोजोइक। ये क्या है? एरा। समझ में आई? अब इसमें बांट दिए गए 5 पीरियड। क्या है? सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ठीक है, पर्मियन। मीसोजोइक को फिर फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। सीनोजोइक को फिर फर्दर बांट दिया गया 2 पार्ट में, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब इस टर्शियरी और क्वाटरनरी को भी फर्दर बांटा गया है, हम आगे नहीं बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, आप इतना फिलहाल याद करिए, ठीक है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि पेलियोजोइक में कौन-कौन से आते हैं। ये कौन है? पीरियड। जुरासिक पीरियड, याद रखिए, जुरासिक पीरियड डायनासोर का पीरियड। मीसोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड, डायनासोर, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम याद आते हैं वापस। तो ये याद रखना है आपको। कैसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, गूगल पे डालेंगे, इसकी ट्रिक भी है। और कार्बोनिफेरस से कीड़े मकोड़ों को जब ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में, अब वो क्रिटेशियस में आपके जो है वो क्रस्टेशियंस वगैरह रखे गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े, वो बात से अलग है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करना, हम उसकी पूरी टेबल पढ़ाएंगे कि इसमें कौन से प्लांट ज्यादा अबंडेंट थे, कौन से एनिमल ज्यादा। अभी हम उस टेबल की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं वापस। तो अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ आपको पेलियोजोइक एरा मिला। पेलियोजोइक में अबंडेंट फॉसिल्स किसके किसके मिले आपको? इनवर्टिब्रेट्स के, फिशेस के और एम्फीबियंस। पेलियोजोइक कौन कौन मिले? एम्फीबियंस, फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स।
अब आते हैं रॉक्स ऑफ मीसोजोइक एरा। देखो मीसोजोइक एरा को कह देते हैं एज ऑफ रेप्टाइल। उसमें रेप्टाइल्स, डायनासोर कौन थे? रेप्टाइल्स थे। एंड प्रिमिटिव बर्ड्स और मैमल्स भी मिलेंगे। अब यहाँ से बातें खुलना शुरू होती हैं और रट्टा मारने वाली चीजें। ये चैप्टर रटने वाला ही चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे, आपको पॉइंट्स पकड़ना है। ब्रोंटोसोरस हर्बीवोर था, डायनासोर, जिसकी लंबाई कितनी थी? 25 मीटर थी लगभग। ठीक है, हाँ 25 मीटर लंबा और 4.5 मीटर ऊंचा और लगभग 45 मीट्रिक टन का वजन। ब्रोंटोसोरस हर्बीवोर था। फिर आ जाता है टेरेनोसोरस, वो जो आपके एनसीईआरटी में था, रेक्स, लार्जेस्ट ऑफ फ्लैश ईटिंग डायनासोर। ये हर्बीवोर था, ब्रोंटोसोरस। टेरेनोसोरस कौन था? फ्लैश ईटिंग, मांसाहारी। ठीक है, कितना लंबा था? 4.5 मीटर ऊंचा और 13 मीटर लंबा। यानी ये हर्बीवोर बड़े थे, कार्निवोर छोटे थे। समझ में आई बात? वैसे ही हो गए जिराफ का, जैसे आपने बताया। हाँ, गर्दन ऊपर करते हैं तो अब वो देखिए, आप यहाँ पर रट्टा मारते हैं। एनसीईआरटी में है दोनों नाम? एनसीईआरटी में एक नाम है टेरेनोसोरस। ब्रोंटोसोरस। ठीक है, इसका ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस लिखा है, बना हुआ ब्रैकियोसोरस। एनसीईआरटी में ये आपको दिखाए गए हैं कुछ डायनासोर्स के नाम। आप पकड़िए, देखिए यहाँ से ब्रैकियोसोरस। फिर इससे निकला ऊपर की तरफ गया टेरानोसोरस। ब्रैकियोसोरस से ही निकला ऊपर गया टेरानोसोरस। और इसी से एक ब्रांच है आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल और पेट्रोडॉन। ठीक है, सॉरी टीरेनोडॉन। और इधर आ जाता है स्टेगोसॉरस और इधर ट्राइसेरोटॉप्स। ये आपको सारे याद होना चाहिए कि कहां से निकले इनकी ब्रांचिंग कहां से। इसके पीछे आपको और डायनासोर्स वगैरह के बारे आगे आपको और डायनासोर्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे इस पेज पे ही देखिए, जहां हमने आपको ये बताया था पैलियोजोइक और मीसोजोइक, ये इसके बाद इधर आ जाइए। तो आप अगर इस तरफ आएंगे इस पेज पे, ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी के साथ में लेकर रखिए। कार्बोनिफेरस जो होता है उसमें आपको अर्ली रेप्टाइल्स दिखाए गए हैं। मैं एनसीईआरटी में जल्दी खोल देता हूं, खोलने का सही रहेगा, आपको यहां पे मिल जाएगा। चल फिलहाल अब इस डायग्राम में देखिए, ये फैमिली ट्री है डायनासोर्स की। दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटरपार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। कहां से बने होंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए आपको कौन मिल रहा है? ब्रैकियोसोरस। अब अभी आपने क्या बताया ब्रैकियोसोरस के बारे में? जरा थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए कि ब्रैकियोसोरस और टिरेनोसोरस में क्या फर्क होता है। ये हमें हमारे साथ भी गूगल से देख के बताएंगे। हमारा दोनों डायनासोर होते हैं। दोनों डायनासोर होते हैं। हाँ, क्या आपने बताया? एक हर्बीवोर, एक की आगे टांग ज्यादा बड़ी होती है। नहीं, ये थोड़ी का हाँ। दूसरा बताया था, ब्रोंटो वाला। ब्रोंटोसोरस। हाँ, इसमें और ब्रोंटो में। अच्छा, चलिए अगला इसमें तो एक हर्बीवोर है और एक कार्निवोर है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें एक हर्बीवोर था और एक नॉन स्ट्रेचर्ड होते हैं, कार्निवोर शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं। क्या बात है, एक के दांत ज्यादा बड़े बड़े होंगे कैनाइन वाले, एक में कैनाइन दांत नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए ये आपका बन गया डायनासोर का पूरा। दिख रहा है हर्बीवोर ऐसे आपको बनाना है बढ़िया से। हर्बीवोर का जॉ एक करके आपका सब बनता चला जाएगा। हमारा लैग कर गया है थोड़ा सा ये। डायनासोर बहुत सारे चले गए। हाँ, ये सारे चले थे, अभी घास फिर आएगी, अब घोड़ा फिर आ जाएगा। कब आएगा ये पता नहीं है, घोड़ा आ ही जाएगा। आ गया? ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे आपको ब्रैकियोसोरस मिल रहा है। ये जो ब्रैकियोसोरस है इसी की ब्रांच आगे जाती है। हर्बीवोर था बेचारा, मासूम था, बहुत बड़ा 25 मीटर लंबा था। और इसी से टेरेनोसोरस आ जाता है आपका। ये टेरेनोसोरस रेक्स, ये शाकाहारी था, ये मांसाहारी, ये 13 मीटर का रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये देखिए कि इन्हीं में से कोई एक ब्रांच इधर गई है, ये स्टेगोसोरस आ गया।
ये वाले भी आपने जुरासिक पार्क वगैरह तो मूवी देखी, उसमें सब कुछ मिला होगा। जी। ये स्टेगोसॉरस आ गया। स्टेगोसॉरस जो है इसके ये आगे की तरफ जा रहा है और इससे बन रहे हैं ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स, ठीक है। ये आपको मिल गया, इसके बाद सीनिंग भी निकल गया, अभी तक यहाँ सीन नहीं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से भिड़ने की तैयारी में। फिलहाल हमें क्या करना है, इसके आगे ये एक बहुत मासूम सा एक बच्चा बैठा हुआ है, इसके पंख भी हैं, मोर ऐसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं मोर, ये वर्चुअल है, बनाया हुआ है, क्योंकि मिला ही नहीं अभी तक देखने को। इसके फॉसिल्स देखने को मिले, इसे हम कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स अगर आगे चला जाए बेटा, यहाँ ये बर्ड्स बना है, और इधर से दूसरी ब्रांच आर्कियोप्टेरिक्स से पीछे देके जा रही है, ये क्रोकोडाइल और टिरेनोडॉन, ये उड़ने वाला है। अगर टिरेनोडॉन बन रहा है आर्कियोप्टेरिक्स से टिरेनोडॉन, तो फिर आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि इसमें उड़ने वाले लक्षण आते हैं, बर्ड्स का लक्षण आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो पॉइंट आपको बताना बहुत ही नेसेसरी समझेंगे। वो दो पॉइंट हैं कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक। देखिए, एक है जिंदा और एक है मरे। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक वो है जैसे आपने कह दिया वायरस वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, और नॉन लिविंग के बीच का एक कड़ी जो जिंदा है हमें दिखती है, ऐसे यूजुअली ना होती है, ऐसे यूग्लिना होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। ठीक है। पा हो गया, PAA पा। पेरिपेटस जो है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का पा, ठीक है। लंग फिश हो गई, हाँ, ऐसे लंग फिश होती है जो एम्फीबियन फिश के बीच में। ठीक। तो पेरिपेटस किसका, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। लंग फिश किसके बीच की हो गई, एम्फीबियन और फिश के बीच में। एम्फीबियंस और फिश के बीच का। ये सब कौन है, कनेक्टिंग, जिंदा है, मिल रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसको हम खो चुके हैं, हमारी जिंदगी में ये है ही नहीं। इसके हमें अवशेष मिले, फॉसिल्स मिले। उन फॉसिल्स की स्टडी करने पे हमें पता चला कि कुछ ऐसा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे एनिमेशन करके इसमें ये पंखों में लगाए हुए। असल में ऐसे पंख हरे होते थे, पीले होते थे, किसी को अभी नहीं पता कलर्स के बारे में, लेकिन उनकी हड्डियां वगैरह देखी और उसका स्ट्रक्चर देखा कि पीछे पूंछ भी है, हड्डी है, ऐसे चरमरा पड़ा हुआ था गर्दन से, ठीक। तो अब ये देखा कि कहीं गर्दन है तो उसके ये भी है स्नाउट, जैसे थूथन बोल देते हैं हिंदी में। इसमें जो है वो दांत लगे हुए हैं, चोंच के जैसा, लेकिन लगे हैं दांत। तो इसकी चोंच में दांत मिलते हैं, वैसे चोंच में दांत होते नहीं है पक्षियों की। इसकी जो हड्डियां देखी, हड्डियां थी न्यूमेटिक, खोखली हड्डियां थी, हॉलो थी, और पूंछ बड़ी लंबी थी, और पैरों के ऊपर जो थे वो स्केल टाइप की चीजें भी मिल रही थी। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर भी थे इसमें और एवियन कैरेक्टर भी थे, यानी कि बर्ड्स कैरेक्टर भी मिल रहे थे और रेप्टाइल्स कैरेक्टर भी मिल रहे थे। इसलिए विंग्स पर ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ, 4 लेग देखिए, इसमें 2 विंग्स हैं और 2 पैर हैं, तो ये भी आपको पता चल गया कि पक्षियों का कैरेक्टर। तो पक्षी और रेप्टाइल दोनों का कैरेक्टर इसमें देखने को मिले, लेकिन मरा हुआ था भाई सब, हड्डियों से, फॉसिल से पता लगाया ये हमने। इसीलिए इसे मिसिंग लिंक कह देते हैं। तो क्या कहते हैं, मिसिंग लिंक। और यहीं से आगे बात बढ़ती है कि भाई बर्ड्स के अंदर भी ये सारी चीजें थी। बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल जब ग्लोरीफाइड हो गए अपने आप को क्या बन जाएंगे, बर्ड्स में बदल जाएंगे। समझ में आई बात नहीं? हक्सले ने बोला था बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो इसमें मिसिंग लिंक है और कनेक्टिंग लिंक, आपको ये टर्म पता चल गया भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था, ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ के बाद हम लोगों का जो टॉपिक था बेटा, हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटकते हुए, लेकिन हमें वापस वही जाना है। हम आपको इसके बाद ये नहीं कुछ फॉसिल्स और दिखा रहे थे, ये बेचारा बार-बार ब्लैक कर रहा है, कुछ फॉसिल्स और दिखा रहे थे। एक बार 65 मिलियन हाँ। वो डायनासोर्स के फॉसिल्स, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और प्लांट्स के फॉसिल्स उससे भी क्वेश्चन आया हुआ। तो फॉसिल्स आप लोगों को दिखा रहे थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। चलिए, ये भाई साहब 70 कितने के आसपास
नहीं 24 तो I-20 के टॉप पर 24 मिला। यहाँ एक बढ़िया सा एक आपको दिया हुआ है कुछ, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बात है बस यहाँ से। देखिए सबसे पहली बात जो अभी हमने आपको पीरियड, एपॉक और एरा की बात करी थी, तो ये आ गया पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक। पेलियोजोइक में सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक। इधर आ गया ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इधर आ गया टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो ये हो गया एरा, ठीक है, ये हो गया पीरियड। और फिर इधर आ जाएंगे इपॉक्स, वो इन्होंने दिए थे एनसीईआरटी कुछ हो। यहाँ जो आपके प्लांट्स थे या डायनासोर, पहले डायनासोर इसको भी देखिए, जो उधर आपने कहा वही सेम यहाँ देख, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक। आप ध्यान से अब देखना शुरू करें। सबसे नीचे देखिए, सबसे ज्यादा उम्र वाला बेचारा बैठा हुआ बूढ़ा हुआ, ये अर्ली रेप्टाइल है जो एक्सटिंक्ट हो गया। इस बुढ़ाऊ से दो ब्रांच निकल रही है। 350 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है, बिलियन ईयर्स की बात हो रही है, इससे आपका बिलियन ईयर्स की मिलियन हो गया, एम बढ़िया, ठीक है। इससे आपकी दो ब्रांच निकली थी, ठीक है। एक आया सौरोप्सिड्स और एक आया साइनेप्सिड्स, सौरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स से देखिए अगर आप इधर भाग गए, सबसे पहले आपको मिला है पेलिकोसोरस, ये एक्सटिंक्ट चले गए। इसके बाद आपको अगले मिले थेराप्सिड्स, थेराप्सिड्स मिले, समझ में आएगा क्या नहीं? आप ये याद करेंगे। अब सौरोप्सिड्स देखिए जरा, ये भाई साहब फिर इन्होंने अपनी जिंदगी में गंदगी फैलाना शुरू कर दी। 300 के बाद, 300 मिलियन ईयर्स के बाद अब आते हैं 250 पे। 250 पे इन्होंने क्या करा, सौरोप्सिड्स देखिए आगे बढ़ते हैं। हम सौरोप्सिड्स से आगे बढ़ना है, देखते रहिए। अब और आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे तो टर्टल में जाएंगे, पीछे कहाँ जा रहे हैं, आगे जाएंगे। मतलब ये जो पहली लाइन है इसी के ऊपर देखिए, बाय द टाइम वो शेड डेवलप कर लेंगे ना, ये सौरोप्सिड्स देखिए ये आगे की तरफ गए इधर और सीधे टर्टल में कन्वर्ट हो गए। फिर इनसे एक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है जो लिजर्ड। इस लाइन से देखिए पहले एक ये एक्सटिंक्ट साहब आए, थीकोडॉन्ट्स। थीकोडॉन्ट वो होते हैं जिनके जबड़ों में हड्डियां होती हैं और हड्डियों में दांत धसे हुए, उन्हें कहते हैं थीकोडॉन्ट। आप सब थीकोडॉन्ट नहीं है, आपके हड्डियों के अंदर दांत हैं धसे हुए, इसलिए थीकोडॉन्ट हो जाते हैं। और इन थीकोडॉन्ट से निकल के डायनासोर्स आए। यानी डायनासोर्स को अगर पीछे ले जाएंगे तो डायनासोर पहले थीकोडॉन्ट बने और फिर थीकोडॉन्ट से पहले सौरोप्सिड्स थे और उससे नीचे एक्सटिंक्ट भाई साहब थे, अर्ली रेप्टाइल्स, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? और डायनासोर देखिए कहां है, टर्शियरी, ठीक है। जुरासिक पीरियड से डायनासोर्स का उदय हुआ है, यहां से और यहां से ये गए। ये देखिए बर्ड्स में डायनासोर्स के ऊपर चले जाएंगे बर्ड्स और इधर चले जाएंगे तो क्रोकोडाइल। और यही देख लीजिए थीकोडॉन्ट से ही, थीकोडॉन्ट से पहले इनसे साइनेप्सिड्स से आप जाएंगे तो मैमल्स बनेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाले भी आगे आएंगे। समझ में आई बात या नहीं? इस पॉइंट को समझे। अब देखिए सौरोप्सिड्स जो थे उन्हीं से आगे निकल के क्वाटारास बन गए। क्वाटारास चलते ही ये रेप्टाइल्स ही हैं सारे, ये सारे रेप्टाइल, लिजर्ड, ये सब रेप्टाइल, ठीक है। क्वाटारा ये मिलता बकायदा लोग रखते हैं अपने पास, बाहर विदेशों में से पालते हैं, ठीक है, हाँ पालते हैं बकायदा। अब आप इसे YouTube वगैरह पे देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा। क्रोकोडाइल्स मिल गए, अब ये बर्ड्स मिल गए, समझ में आएगा। तो आपके डायनासोर्स के नीचे अगर पूछा जाए कनेक्टिंग लिंक कौन है डायनासोर्स के नीचे, तो थीकोडॉन्ट्स हैं। ये कहां से निकले हैं? सौरोप्सिड्स से। आप कहां से आए हैं? मैमल्स कहां से आए हैं? साइनेप्सिड्स से।
याद रखिए हम लोग साइनेप्सिड से आए हैं, बाकी रेप्टाइल्स कहां से आए हैं और बर्ड्स कहां से आए हैं, सौरोप्सिड से आए हैं। इस पॉइंट को पकड़ने वाला था, पकड़ लिया होगा आपने। यहां से क्वेश्चन भी आए। ये तो आ गई बात आपके रेप्टाइल्स की, फॉसिल्स के बारे में पूरी स्टडी आपने ले ली रेप्टाइल्स की, ठीक है। अब आते हैं ऊपर इधर आपके प्लांट्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट सबसे पहले आपके आए क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। कौन आ बेटा, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते होंगे या उससे पहले वाले क्लोरोफाइट्स। फिर आए ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रैकियोफाइट्स बोलेगा, ट्रैकिया हो, अरे जिसमें जाइलम फ्लोएम मिलेगी, जिसमें वैस्कुलर बंडल मिलेगा वो ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। जिसमें वैस्कुलर बंडल होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रैकियोफाइट्स। अब आप देखिए क्लोरोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के बीच से निकल के भाई साहब ये ब्रांच गई और ये ब्रायोफाइट, यानी ब्रायोफाइट्स में भाई साहब मेरे वैस्कुलर बंडल की बात यहीं से क्लियर होगी। ब्रायोफाइट वैस्कुलर बंडल, हाँ क्लोरोफिल मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक। इसके बाद देखिए ट्रैकियोफाइट्स यानी अब जो मिलेंगे उनमें वैस्कुलर बंडल होंगे। उससे यहां आए ज़ूस्टेरोफिलम, और ज़ूस्टेरोफिलम से आ गए एर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स कौन आ रहा है बेटा, लाइकोपोड्स, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम किसमें आता है, कौन है ये, टेरिडोफाइट। ये सारे हर्बेशियस लाइकोपोड्स और ये आपके टेरिडोफाइट्स में होते हैं। लाइकोपोड्स के बाद अब देखिए यहां राइना मिला, राइनिया। राइनिया, राइनिया का पूरा पढ़ते हैं बीएससी में, राइनिया के बारे में पूरा पढ़ते हैं। ये एक टेरिडोफाइट भी है, राइनिया के जैसे प्लांट मिले। और फिर मिले सीलियोफाइटॉन। कौन मिला, और सीलियोफाइटॉन से देखिए यहां तक आते आते मेरे बच्चों, यहां तक आते आते वैस्कुलर बंडल पूरी तरह से डेवलप है। और वैस्कुलर बंडल अगर डेवलप है तो यहीं से प्रोजिम्नोस्पर्म और सीड फ्लावर, जिम्नोस्पर्म से पहले वाले और सीड फ्लावर। अब जरा यहां एक पॉइंट को पकड़ो, कार्बोनिफेरस और डिवोनियन पीरियड की बात हो रही है। बच्चा पीछे जाओ, जब आप कार्बोनिफेरस और डिवोनियन पीरियड में उधर देख लो तो डायनासोर उधर भटक रहे हैं। समझ रहे हो बात भैया जी, यानी उस टाइम जब डायनासोर हुआ करते होंगे तो जिम्नोस्पर्म टाइप के प्लांट्स बहुत सारे होंगे। नहीं समझे, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस तक देखिए साइकेडेल्स, नीटेल्स, ये सब आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। बड़े बड़े जायंट प्लांट्स, क्योंकि जायंट एनिमल्स थे उस टाइम, डायनासोर्स खाने वाले, उधर वो भी थे इधर ये थे। समझ रहे बात आप, हर्बीवोर, कोई दिक्कत इसमें। ये सब जिम्नोस्पर्म की ब्रांच हैं, साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स। ये सब, ये नीटेल्स पढ़ते हैं, जी सही है, नीटेल्स पढ़ते हैं। ये सब कौन है, जिम्नोस्पर्म। तो मतलब जितने भी ये थे कोनिफेरस में आ जाते हैं आपके पाइनस, कोनिफेरस में क्या आ जाता है, पाइनस। साइकेडेल्स में साइकस, और नीटेल्स में आपका नीटम आ जाता है। और जिनको भाई साहब, जिनको बाइलोवा, ये भी जिम्नोस्पर्म ही है। कॉनिफर आने चाहिए, फाइनस करेगा। कोनिफर्स कौन होते हैं, पाइनस होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए। इधर जिम्नोस्पर्म भटक गए, इधर आइए। ये थोड़ा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो हटा देते हैं। चलिए इधर आते हैं। आपने यहाँ तक बात कर ली, यहाँ तक हटा दें इतना। राइनिया टाइप का मतलब क्या होता है? राइनिया टाइप देख लो, राइनिया टाइप, राइनिया एक प्लांट है ना उसके जैसे, ठीक है। राइनिया के जैसे देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है राइनिया के, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो ऊपर। सर माइनस ट्री कोनिफर्स होते हैं, बट कोनिफर्स ट्री माइनस नहीं होते। कोनिफर्स के अंदर पाइनस आता है ना, कोनिफर्स एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर पाइनस आएगा, वही तो मैं बताना चाह रहा था। और साइकेडेल्स, साइकेडेल्स एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर साइकेडेल्स आता है। ठीक, मुझे लगा ठीक है, विल्विस्टिया वगैरह ये डिटेल्स वगैरह में आते हैं, विल्विस्टिया और ये सब आपके ये अभी 11 12 है, उसी हिसाब से चल रहे हैं हम। आपको अभी पीजीटी की तैयारियां नहीं करा रहे, थोड़ा सा उसके हिसाब से कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ, रूट्स और नो लीव्स, मतलब नो रूट्स और नो लीव्स।
जो टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट के हैं, टेरिडोफाइट में क्या होता है, ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम के जैसे मतलब लीफ होते हैं लेकिन उनके थोड़ा सा कोई कवर नहीं होता है। सीडो में बोलते हैं। हाँ आ गया फिर आ चलो सीलियोफाइटोन के अब एक और ब्रांच निकलती है इधर, और इधर आता है स्पिनोप्सिडा, जिसे आप हॉर्स टेल कह रहे हैं। नाम बेटा बताओ, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल नाम तो वो बोलो भाई। इक्विसेटम यार, हॉर्स टेल इक्विसेटम, जिस बेचारा हॉर्स टेल कहलाता है। इस तरीके से उसका इसे कोन रखा होता है। इससे इतने क्वेश्चन हमने आपको पिछले सालों में दिए हैं इस तरीके से, याद आया? ऐसे करके बना हुआ ये कोन भी पूछ लेते हैं भैया किसमें कोन मिलता है, ऐसा टेरिडोफाइट बताओ। टेरिडोफाइट यही है, हॉर्स टेल इक्विसेटम, ठीक है? समझ में आई बात क्या नहीं? वो सब कहां से, सीलियोफाइटोन से निकलना है। इसके बाद आपके ये फर्म्स आ जाएंगे, फर्म ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, फर्म ठीक। सारी चीजें क्लियर हो गई, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लियर हुआ। अब देखिए सीड फर्म से यहां से एक और ब्रांच निकली, पहले डाई फिर लास्ट में आपके मोनो आ जाते हैं, मतलब दोनों जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स हो, या फ्लावर नहीं बोलेगा, ठीक है? ये एवोल्यूशन समझ में आ गया या नहीं आया? दिमाग में आ गया कि बिल्कुल घुस गया है? ठीक है, हम लोग कहां थे? हम लोगों ने शुरुआत करी थी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक है? फॉसिल्स के आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और जो टॉपिक चल रहा था थियरीज पूरी हम लोग पढ़ रहे थे, उस थियरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। देखिए हम लोगों का जो टॉपिक था वो था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस थे, उनमें हम लोगों ने पहला एविडेंस फॉसिल्स का, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करी थी कि फॉसिल्स की क्या बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोगों ने टेरेनोसोरस और ब्रोंटोसोरस पढ़ लिया, हाँ मिसिंग लिंक कनेक्टिविटी पढ़ ली। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में अगर आपको देखना है तो आर्कियोप्टेरिक्स आप देख सकते हो, यहाँ से बहुत ही आसान है। देखिए इसमें रेप्टाइल के कैरेक्टर में मिलेंगे और एव्स यानी बर्ड्स के कैरेक्टर में। रेप्टाइल के कैरेक्टर में आपको मिल जाएगा लिजर्ड लाइक, इसकी एक्सेस है, लॉन्ग टेल प्रेजेंट है, बोन्स जो है वो न्यूमेटिक नहीं, इसके बाद जॉज जो है उसमें क्या है, टीथ है। मैंने आपको बताया जबड़ों में टीथ है, जबकि पक्षियों के जबड़ों में टीथ नहीं होते हैं। हैंड्स जो है वो टिपिकल रेप्टाइल पेन है और उसमें फिंगर टर्मिनेट होती है क्लॉज पे, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम, इसमें स्टर्नम मिल रही है, और प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे मिल रही है जो लिजर्ड में देखने को मिलती है, ठीक? रेप्टाइल्स का कैरेक्टर। अगर हम बर्ड्स के कैरेक्टर में फेदर्स मिलते हैं, उसके पर मिल रहे हैं, 2 जॉज हैं जो बीक में बदलते हैं, 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, हाइंड लिम्स जो हैं वो टिपिकल एवियन प्लेन बना रहा है, और इंटीमेट फ्यूजन ऑफ स्कल बोन्स एज सीन इन बर्ड्स, ठीक है? ये सारी चीजें आपको बर्ड्स कैरेक्टर और रेप्टाइल कैरेक्टर देखने को एक साथ मिल रहे हैं। इसी केस से हम कनेक्टिंग लिंक नहीं कहते हैं, मिसिंग लिंक कहते हैं बेसिकली, ठीक है? और ये कहां मिला था? जुरासिक पीरियड की रॉक्स में देखने को मिला था। इसीलिए हक्सले ने क्या कह दिया, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ये टर्म पूछा जाता है कई बार, किसने कहा? हक्सले। यहां से बात करते हैं आप इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स के बारे में जो इयोसीन इपॉक है उसमें ये देखने को मिला था, हॉर्स की ओरिजिन हुई थी, और इसके फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिले। इट वाज नेम्ड इयोहिप्पस, ठीक है? अब यहाँ आपको कुछ फॉसिल्स के साथ में एक पूरा पैटर्न मिल रहा है। इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस। जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो इक्वस है। कहां से शुरू हुआ है? इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, आप ध्यान से देखिए। इयोहिप्पस में अगर आप देखेंगे तो इसके 3 टोज हैं, स्प्लिट रहते हैं, फर्स्ट एंड 5। पहला और 5वां देखिए अलग अलग है, और बाकी 3 आपको देखिए। हाँ, यहाँ पे 3 फिंगर्स स्प्लिट होती हैं, फर्स्ट अलग होती, 4 मिल रही है।
4 फुट में और हाइंड फुट में ये हो रहा है, ठीक। मीजो में देखिए हाइंड फुट और 4 फुट में क्या हो रहा है, 3 टोज हैं बस, ये गायब हो गई, समझ आएगा। और इधर देखिए हम 5वीं है, यहाँ पहली थी, यहाँ 5वीं हो गई, ठीक है। और यहाँ 3 ही है, यहाँ 4 है, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। इधर आइए 3 टोज ही मिल रहे हैं और इधर भी 3 फिंगर्स मिल रही हैं, ये गायब हो गया मेरे चित्र। पिलियो हिप्पस में देखिए क्या हो रहा है, एक मिल रहा है नीचे तक जा रहा है और ये दोनों ऊपर चले गए। और यहाँ देखिए, और लास्ट देखिए जो आपका इक्वस है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये चिपके हुए दिख रहे हैं और ये एक ही एक है, समझ में आएगा क्या नहीं, एवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें स्कल की बात करें तो स्कल देख लीजिए, ये स्कल बड़ा होता चला जा रहा है। दांतों की बात करें, मोलर्स, ये देखिए मोलर्स भी बड़े होते चले जा रहे हैं। मोलर्स इन साइड व्यू में देखिए तो ये इसका साइड व्यू मिल रहा है, रूट्स आपको देखिए वहां 2 रूट्स आपको बाकायदा मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ तिरछी 2 है, वहां बिल्कुल धसी हुई। ये सारे आपका घोड़े का एवोल्यूशन, समझ में आई बात नहीं। यानी यहाँ तक हम लोगों ने फॉसिल्स के बातें कर ली, एवोल्यूशन में फॉसिल्स का रिकॉर्ड दे दिया कि फॉसिल्स किस तरीके से हमें काम करते हैं, ये पहली चीज। अब दूसरा हमारा एविडेंस है, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को मिला के हम इनका कंपेयर करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो एनाटॉमी क्या होती है आयुष? प्लांट के अंदर का एनाटॉमी अच्छा वो अंदर का इंसान के स्टडी ऑफ टिश्यूज, है ना। और मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करना बाहर, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे। पहला इसमें आता है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। अगर आप हार्ट को देखें, हार्ट को, तो हार्ट जो होता है उसका मॉडिफिकेशन धीरे धीरे, पहले वो छोटा था फिर बड़ा होते 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 ये इस तरीके से आएगा। हाँ, तो हार्ट में 2 चेंबर हैं, ठीक है। 1 ऑर्बिट 1 वेंट्रिकल किसमें मिलेगा, ये फिश में। फिर 3 चेंबर मिलता है और फिर फाइनली 4 चेंबर मिल जाता है, ठीक। ब्रेन की ऐसे ही बात करी जाए, ब्रेन भी ऐसा ही होता है, चेंज कंसर्न एनलार्जमेंट ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये देखिए आप हार्ट का एवोल्यूशन आपको दिख रहा है, यहाँ 2 चेंबर, यहाँ 3 चेंबर, यहाँ 3 चेंबर में देखिए चढ़ता आ गया पूरा। इसे सुगर सकता है तो बोलते हैं। हाँ, ये आपको रॉकटाइल्स में देखने मिलता है, एम्फीबियंस में ऐसा देखने मिलता है। ब्रेन में देख लीजिए सेरेब्रम, यहाँ देखिए सेरेब्रम और यहाँ देखिए सेरेब्रम, ठीक है, बढ़ता ही चल गया और आपका ये सेरेब्रम इतना बड़ा हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक। अब आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स के ऊपर। देखिए साहब, रिचर्ड ओवन एक थे, उन्होंने ये टर्म दिया होमोलॉगस। आप एक छोटी सी बात कि आपका पेनिस और फीमेल्स का क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं क्या एनालॉगस होते हैं? सेम फंक्शन होमोलॉगस होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा होमोलॉगस ऑर्गन, आप देख लीजिएगा सर्च करके गूगल में, फीमेल का क्लिटोरिस एंड पेनिस आप सर्च कर लीजिए, क्लिटोरस और पेनिस होमोलॉगस है या एनालॉगस है, आपको पता चल जाएगा। देखने का मतलब गूगल पे है, आप अपने आप नहीं देख लेंगे, ठीक है। इतने बड़े आप नहीं साइंटिस्ट हैं। रिचर्ड ओवन ने होमोलॉगस टर्म दिया, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिन तो सेम होती है लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, और हम आपको पहले बता चुके हैं होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं कौन, क्लिटोरिस और पेनिस। फीमेल्स में जो क्लिटोरिस होता है वो पेनिस के क्वेश्चन आया था, होमोलॉगस है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आज आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आया है, ठीक है। होमोलॉगस और ऑर्गन वो है जिनकी ओरिजिन सेम, यानी एक ही जगह से ओरिजिन होगी लेकिन उनके फंक्शन अलग, ठीक है। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। यानी एक जगह से निकले और कोई कुछ कर रहा है, 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 रेडिएट हो गए, फैल गए,
समझ में आएगा या नहीं? तो आप जरा ध्यान से इस बात को समझिए। आपने कहा होमोलॉगस ऑर्गन्स की ओरिजिन सेम, यानी कि आपने कहा बैट हो गई, बर्ड्स हो गए, सॉरी बर्ड्स, मैमल्स, चीता, व्हेल, ठीक है? बैट, व्हेल, मैमल्स जो है, मैमल में देख लिख दे रहे हैं, बैट हो गई, व्हेल हो गई, चीता हो गया, मैमल में मैन आ गया, और मैमल में मैन हो गया। सब फैमिली है लगभग, ठीक है? इन सब के जो 4 लिम्स हैं, सबके स्ट्रक्चर एक से, लेकिन चमगादड़ जो है उसके जो आगे वाले पैर हैं वो किस में बदल गए? विंग्स में बदल गए, उड़ने का काम है। व्हेल जो है उसके जो पेक्टोरल आपके हैं वो फिन्स में बदल गए, पेक्टोरल बॉडी बन गई। और चीता उसके हाथ में दौड़ने के काम आने लगे, और हमारे ग्रैब करने के काम आने लगे, ठीक है? समझ में आ गई बात नहीं? तो ये होमोलॉगस ऑर्गन है, सब एक दूसरे के, लेकिन ओरिजिन सबकी सेम, ठीक? इनके एग्जांपल्स अब यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करें। अच्छा, तो एक पॉइंट यहाँ से मिला, आपने देखा कि होमोलॉगस ऑर्गन्स की ओरिजिन सेम है लेकिन उनके फंक्शंस अलग-अलग। तो ये डाइवर्ज हो रहे फैल रहे हैं ना, इसलिए होमोलॉगस ऑर्गन्स किस तरीके के एवोल्यूशन को बताते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? आइए अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। पहला, 4 लिम्ब ऑफ मैन, चीता, व्हेल, बैट, लिसन, ठीक है? दूसरा, अनदर एग्जांपल, माउथ पार्ट ऑफ सम इंसेक्ट्स। याद रखिए इंसेक्ट का जो मुंह होता है, इंसेक्ट्स का जो मुंह होता है उसके कुछ पार्ट्स, लेबियम, कौन कौन से पार्ट होते हैं? 5 पार्ट ही होते हैं सब में, लैब्रम, मैंडिबल, 2 pairs of मैक्सिला और functioning performing key, ये सारे के सारे, और लैब्रम, लेबियम, लैब्रम नहीं था क्या? लेब्रम, वो भी होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ इतना ही, लेकिन लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल और मैक्सिला, ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है पूरा इंसेक्ट के माउथ पार्ट। हाँ, वो तो अंदर होता है प्रोफेरेंस, ठीक? ये माउथ पार्ट जो है 5, कौन कौन से? लेब्रम, 2 लेबियम, सबसे ऊपर लेबियम, फिर 2 लेब्रम, फिर 2 मैक्सिला और नीचे की तरफ मैंडिबल 2। ये मिलके क्या बनाना है? यहाँ पे माउथ पार्ट बनाना है। आप कॉकरोच में पढ़ेंगे, जब आपको कॉकरोच बताएंगे तो पढ़ाएंगे। फिलहाल आपने एक माउथ पार्ट देख लिए, तो ये जो माउथ पार्ट है ये सभी में होते हैं, चाहे वो हनी बी हो, चाहे वो आपका मस्कीटो हो, चाहे आपका कॉकरोच हो, चाहे हाउस फ्लाई हो, कोई भी हो, सब में ये पार्ट होंगे, लेकिन हर किसी के फंक्शन अलग है। जैसे मॉस्किटो जो होता है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, वो आपको उन्हीं 5 से काटेगा और सक करके पिएगा आपका फूड। लेकिन यही कॉकरोच के माउथ पार्ट जो है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, वो काटेंगे और फिर चबा के उसे खाएंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। और यही आपकी जो हाउस फ्लाई है उसके लैपिंग टाइप है, वो अपने आपको अंदर से थूकेगी तुम्हारे ऊपर, वो डाइजेस्ट करेगी जो खाना है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद लैप करेगी, उसे दबा दबा, जैसे कुशन होता है स्पंज, वैसे स्पंज टाइप का होता है, दबा दबा के उसे सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेगी। है सभी 5 एक ही चीज से बने हुए, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है। तो क्या हो गया? इसीलिए हम कहते हैं ये सब क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है? इसके बाद आपके प्लांट्स के भी कुछ एग्जांपल होते हैं। प्लांट्स में जो एग्जांपल आते हैं वो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, जो कांटे निकले होते हैं बोगनवेलिया में, वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन है स्टेम के। और टेंड्रिल्स कुकुरबिटा, कद्दू की जो बेल होती है उसमें ऐसे करके छल्ले होते हैं, ठीक है? एक डंडे के ऊपर ऐसे बेल लिपटी हुई होती है, तो इसे टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। ये दोनों मॉडिफिकेशन किसके हैं? स्टेम के हैं। बने और स्टेम के हैं। एक का काम है प्रोटेक्शन देना, एक का काम है सपोर्ट देना। फंक्शन अलग अलग हो गए, होमोलॉगस ऑर्गन हो गए। इसके अलावा होमोलॉगस जो है वो आपको होमोलॉजी देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। भाई आपके अंदर, हमारे अंदर और इसके नीचे बर्ड्स में और इनके नीचे मंकीज में, अगर आप उनके जीन्स को देखो तो बहुत सारे जीन्स सेम हैं, बहुत सारे प्रोटीन सेम हैं, तो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। आप इवन क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के जो बैंडिंग पैटर्न है वो भी हमारा गोरिल्ला से बहुत ज्यादा मेल खाता है। अब आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं? एनालॉगस का। ओरिजिन डिफरेंट होती है इसका जस्ट अपोजिट, होमोलॉगस का अपोजिट क्या हो गया? एनालॉगस। यानी इनकी ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन फंक्शन सबका सेम है। जैसे इंसेक्ट है उसके पर देखिए, बर्ड है और बैट है, तीनों के पर देखिए। बैट के जो पर हैं उसमें विंग्स, वो फेदर्स नहीं है, फेदर्स नहीं है उसमें, लेकिन बर्ड के विंग्स के ऊपर फेदर्स हैं। और जो इंसेक्ट है उसका विंग तो बिल्कुल, उसमें हड्डियां भी नहीं है, कुछ नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है। और तीनों का काम क्या है? उड़ना, तीनों ही उड़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सब क्या है आपके? एनालॉगस ऑर्गन। ये सब क्या है? एनालॉगस ऑर्गन। यानी इनके फंक्शन एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, सबका फंक्शन सेम हो गया। जो एक मुर्गी होती है, मुर्गी होती है और एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया होती है, उन दोनों के पंख किस दोनों प्रकार- सेम है। चिड़िया और मुर्गी दोनों एक ही चीज है, बर्ड ही है, तो मुर्गी भी उड़ती तो है। उड़ती नहीं है, वो बात अलग है। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का तो उड़ी लेती है, ठीक है। ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं उड़ेगी। हमारी मुर्गियां 3 मंजिल छत अगर पे, ऑस्ट्रेलिया अगर हमारी मुर्गियां 3 मंजिल छत से सेफली लैंड कर सेफली लैंड कर जाती थी, आराम से उड़ते हुए नीचे आ जाते, लेकिन नीचे से 3 मंजिल छत तक नहीं जा पाती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उन्होंने क्या करा, बाय द टाइम उसका यूज बंद कर दिया तो वो करना बंद हो गया। हाँ, तो तुम फिर उन्हें प्रोटीन खिलाते हो तो पैर भी उनके चलना भी आपको बंद कर रही है ब्रॉयलर्स। इतना बड़ा भयंकर स्टेरॉइड खिला देते हो, जो 4 महीने में उनमें स्ट्रेंथ आना चाहिए थी वो 40 दिन में आ जा रही है। इसकी वजह से बल्कि इतनी ज्यादा हो जा रही है, चल भी नहीं पा रही है। क्या बन गई वो? क्या बन गई? मेरा खाना बन गई। आज से क्या नाम था उसका लड़की का? रूपक रूपक बन गई, ठीक है। भाई ने रील भेजी है, रूपक बहुत खतरनाक हो गया भाई रूपक तो। बिल्कुल सेम इनके जैसा लगता है रूपक, बिल्कुल सेम। वो तो नहीं, वो सक्सेस का केस और भी अच्छा होता। ठीक है, आप रूपक को देखिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बैट हो गई, ये बर्ड हो गया, ये इंसेक्ट हो गया, और तीनों सेम फंक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कन्वर्जिंग फॉर्म में काम कर रहे हैं। इस तरीके का एवोल्यूशन क्या होता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल्स जो होंगे वो एनालॉगस ऑर्गन है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में होमोलॉगस ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। अब यहीं पे एक और आता है, पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, ठीक है। दोनों के अलग अलग और एनालॉगस इसमें तो पेंगुइन हो नहीं नहीं, डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन के फ्लिपर्स होंगे ना? डॉल्फिन नहीं, पेंगुइन के होंगे। पेंगुइन डॉल्फिन तो यार डॉल्फिन तो fin होती ये, है। हाँ नहीं, ये भी तो वही है, मैमल ही तो है, डॉल्फिन वही तो है। पेंगुइन हो, उधर है तो पेंगुइन जो है कहाँ नहीं, पेंगुइन नहीं है, पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन जो होती है वो बर्ड है, और शार्क और डॉल्फिन क्या है? ये मैमल्स हैं। शार्क की जगह वो आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन। कोई बात नहीं। शार्क मैमल कहाँ है? डॉल्फिन। डॉल्फिन तो एक मिनट, तो ऐसे ऐसे फिर शार्क क्या है? कार्टिलेजिनस फिश, और डॉल्फिन क्या है? मैमल। दोनों के दोनों, ये मैमल है, ऑस्ट्रिच नहीं है भैया। मैमल और ऑस्ट्रिच अलग है, वो दोनों फिश हैं। ये दोनों, ये मैमल है और ये फिश है, और दोनों के जो अगले हाथ हैं वो तैरने में मदद कर रहे हैं, ठीक। स्टिंग ऑफ हनी बी और स्कॉर्पियन दोनों काटने में ही हेल्प करते हैं, डंक मारते हैं दोनों, और अपने अंदर से कुछ चीजें छोड़ देते हैं बड़े तुम्हारे अंदर। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल कैट, दोनों की आंखें, ये भाई साहब इनवर्टिब्रेट है और ये मैमल है, दोनों की आंखें देखने में ही देता है, हैं? ऑक्टोपस अंडे देता है। ऑक्टोपस अंडे देता है, ये रीजनरेशन करता है, हम जो भी करता है आप बताइए। ऑक्टोपस की, अरे ऑक्टोपस की जो भुजाएं होती है वो रीजनरेशन करता है, लेकिन
नया थोड़ी बना ये रहे लेंगे थोड़ी यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। ऑक्टोपस से पूछो जाके ये सब बात। आगे बढ़ते हैं। आगे वो अंडा देता है। अंडा देता है ऑक्टोपस, हैं? कितना बड़ा होता है ऑक्टोपस? बहुत बड़ा होता है। आइए, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो क्या होता है? रूट का मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्ट्रिंग का मॉडिफिकेशन। और दोनों के दोनों स्टोरेज ऑफ फूड कर काम है करना, खाने को स्टोर करना। Presence of analogous organ indicates similar adaptation by unrelated groups through the modification or evolution of different parts. This is called convergent evolution. इसके बाद एक और organ आता है जिसे vestigial organ। Vestigial organs क्या होते हैं बेटा? Vestigial organs वो होते हैं जिनकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कोई यूज भी नहीं है। जैसे नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आपकी आंखों में यहाँ पे जो लाल रंग का यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मसल्स ऐसा दिखती है यहाँ पे, वो पहले बर्ड्स को अगर देखेंगे तो बर्ड्स की आंखों के ऊपर एक झिल्ली है, ठीक है। आपके मेढक में ये पानी के अंदर सर्वाइवल में बड़ा मदद करती है। क्रोकोडाइल में भी होती है सफेद रंग की झिल्ली। हाँ, पहले आंखें ऐसे हो गई, वो ऐसे हो गई, पर्दा आ गया, ठीक है। वो जो अंदर पर्दा लगा हुआ है उसे कहते हैं नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, सफेद रंग की झिल्ली। जो तुम्हारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं, यहाँ से वरना पर्दा निकलता है शिट से, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, मजा आ जाता है एकदम। सिनेमैटिक शॉट्स लिए जाते हैं फिर उसके जैसे कोई बड़ा ठीक है आधा लेवल के फिर तो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गई। इसके अलावा आपके ये जो मोलर है, थर्ड मोलर जिन्हें विजडम टीथ कहते हैं, क्या अगर आपके अकल दाढ़ ना आए, खाना नहीं खा पाओगे, खाते हैं, इसका मतलब वो वेस्टिजियल में फालतू की चीज है। अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लगभग 90 ऐसे आपके अंदर हैं चीजें जो वेस्टिजियल है। पूंछ भी तो है। हाँ, टेल बोन हो गई, ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़ो। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में समझ में आया? वेस्टिजियल ऑर्गन भी बताते क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन के बताते जैसे आपका अपेंडिक्स की बात करो, अपेंडिक्स की बात करो तो अपेंडिक्स शाकाहारी जो थे, हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी जो शाकाहारी थी, वो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स के अंदर जाता था, सेलुलोज का डाइजेशन। अब हमारे अंदर तो ऐसा होता नहीं, तो इसलिए बेकार है अपेंडिक्स। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हम उन्हीं से हमारा ओरिजिन हुई होगी। फिर आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स में, ये आगे बहुत सारे नाम हैं लिखे। हाँ, एक और चीज आती है, भैंसों को आपने देखा होगा, भैंसों आरिश ध्यान से देखिए, भैंसों को देखा होगा। भैंसें जो होती हैं मच्छर भगाने के लिए ये नहीं करती क्या, मच्छर भगाना ऐसे ऐसे नहीं करती, उनकी खाल ऐसे ही से हिलती, वाइब्रेट करती, देखा है, करती है। वो मसल्स तुम्हारे अंदर भी हैं, कोशिश करो तो, लेकिन वो काम नहीं करती हैं। तो वेस्टिजियल है ना, एक कान को हिलाने वाली, कान हिलाने वाली मसल्स हमारे अंदर है। तो हिला लेगा आप बस वो समझना, वो अभी उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ, वो अभी इवॉल्व नहीं हो पाया। थर्ड क्लास में हम लोग देखते कुत्ते अपना कान हिलाते हैं, तो हम लोग जो है उन्हीं से कहीं ओरिजिन हुई होगी, कि किसी से जो कान हिला सकता होगा उसी से हमारी ओरिजिन हो गई, तो हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे दी हुई। हेयर ऑन द बॉडी, आप शरीर के ऊपर बालों का क्या यूज है, वो कपड़ा पहनने लगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा है, यानी वो अभी इवॉल्व नहीं हुए, उन्हें अभी और टाइम लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं, भालू होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मोटा होने से, दिक्कत है भैंस होने भैंस होने से। कनेक्टिंग लिंक जो है, कनेक्टिंग लिंक क्या था? देखिए, थर्ड मोलर और हेयर ऑन द निपल्स, तुम्हारे अंदर निपल्स क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है, डेकोरेटिव आइटम रहेगा, तो इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन नहीं, वो असल में एक बैलेंस बनाने के लिए, तुम करते ही क्या है, तो हमारे पास भी नहीं कर रहा काम, क्या करें हम, अगर वो तो काम करते हैं हम भी, नीट सेंटर का बात है। हाँ, अपनी फोटो नहीं से कुछ लोगों के नीट के सेंटर में भी काम आ जाते हैं। तो खैर, कनेक्टिंग लिंक देखिए, अभी हमने आपको बताया कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक के बारे में बता दिया। बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, ये किसके, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का है। पा हमने बताया, पा PAA, पा पेरिपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का है, ठीक है।
नाम NAM नाम नियोप्लाइना एनिलिडा और मोलस्का के बीच का है। ठीक है, ये शॉर्टकट्स है, पुराने टीचर्स जिनसे हमने पढ़ा कभी उन्होंने हमें ये शॉर्टकट बताए। नाम, तो नाम क्या हो गया, नियोप्लाइना एनिलिडा और मोलस्का के बीच का हो गया। ठीक है, प्रोटीरोस्पोंजिया ये प्रोटोजोअन्स और पोरिफेरा के बीच का हो गया। बैलेनोग्लोसस ये किसके हो गया, हेमिकॉर्डेटा और एंड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स। ठीक है, लंग फिश किसके बीच का हो गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस और एम्फीबियंस का। ऐसे ही लैटिमेरिया ये सीलोकैंथ फिश है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके, फिश और एम्फीबियंस के बीच का। काइमेरा ये भी एक फिश है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच की। और एग लेइंग मैमल्स ऑर्निथोरिंकस और ट्रैकियोग्लोसस यानी ट्रैकियोप्लेटिपस और एकिडना ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। ठीक है, स्पिनोडोन ये किसका कनेक्टिंग लिंक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का। ठीक ठीक है, कनेक्टिंग लिंक समझ में। अब आते हैं एटाविज्म। एटाविज्म हम कल आपको बात कर रहे थे। एटाविज्म ये कुछ ऐसे कैरेक्टर जो पीछे से अब तक आते आते खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर अचानक से आ जाते हैं। जैसे आपके अंदर 3 मैमी का मिलना, तीन निपल्स मिल रहे हैं, तो ये क्या है, अचानक से आ गए। भाई भैंसों में 4 होते हैं, तुम्हारे अंदर 3 आ गए। अरे 4 मतलब भैंस से कम होते होते तुम तक पहुंचे, फिर तुमसे और कम होते 3 से आ गए 0 पे, लेकिन तुम्हारे अंदर फिर 3 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कहीं ना कहीं 3 निपल वाले उससे ओरिजिन तुम्हारी हुई है। अच्छा हाँ सर, तो वो 3 निपल वाला मिला तो नहीं ना यार, अभी तो हमें नहीं देखने को मिला और ना हमें लगता है देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में मिला, एनसीईआरटी में नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया तो मैं बता तो रहे। ठीक है, फिर ये फिनोमिना जो पीछे से खत्म होता चला आया था, लेकिन अचानक से हमारी अगली जनरेशन में देखने को मिल जाए, उसे कहते हैं एटाविज्म। जैसे टेल बोन का आ जाना। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। देखिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या थे, जब अर्थ बनी तो वो पूरी एक थी, सॉलिड थी एक जगह पे, और आसपास पूरे में समुद्र था। लेकिन क्या हुआ, फिर बीच बीच से अर्थ टूटी। ठीक है, वो रैल्स में टूटी, RALMS, रैल्स में टूट गई। ठीक है, वो रैल्स में जब टूटी तो अलग अलग पार्ट, जैसे इथियोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, तो ये अलग अलग रैल्स में टूटी। अब यहाँ पे हम उन्हीं रैल्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या थे, और टूट टूट के उसमें बिखर गई। ये पेरिआर्कटिक, निआर्कटिक, नियोट्रॉपिक, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन और ओरिएंटल। पेरिआर्कटिक, निआर्कटिक, नियोट्रॉपिक, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन और ओरिएंटल, ये रैम्स, ये रीजन है बड़े बड़े, उनमें टूट गए बड़े बड़े। तो पेरिआर्कटिक रैम में क्या क्या आता है, इसमें यूरोप आ जाता है, नॉर्थ ऑफ हिमालय आता है, चाइना आ जाता है, ठीक है, अफ्रीका का आ गया, साइबेरिया का आ गया, मेजर पार्ट एशिया का आ गया। इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पे ये सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे एनिमल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ओरिएंटल रैम आपका क्या होता है, इसमें इंडिया आता है, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, बर्मा, ये सारी चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं सब मिले। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन रैम आता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गिनी, न्यू गिनी पिग जो है, ठीक है, तो वो मिल गया आपको। ठीक, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपको ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज, स्पिनोडॉन, ये सारी चीजें, ईमू, गिनी, ये सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं ये सब। ठीक, इथियोपियन में क्या आ जाएगा, अफ्रीका, अरेबिया और मेडागास्कर, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या ये देखने को मिल जाएंगी आपकी। नियार्कटिक रैम में क्या आता है, नियार्कटिक रैम जो होती है इसमें कनाडा आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया, मेक्सिको आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, मैक्सिको से मैक्सिको भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक, इसके बाद न्यूट्रॉपिक आ गया। न्यूट्रॉपिक में क्या आ गया, एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडिया, और इसमें जो एनिमल्स हो जाते हैं,
ठीक, आप उनको रैम्स देखने को समझ आ गया कि रैम्स थे क्या और उसमें क्या था? कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको लेकिन एक जनरल बता दे रहे हैं ताकि आपसे कोई भी टर्म किसी भी बड़े से बड़े टीचर का वो छूटे ना, है ना? कि आप कहते हैं सर उन्होंने तो ये भी बताया, सर हमारी मैडम ने तो ये बताया था स्कूल में, भैया इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक, सर इसमें जो है कंट्रीज नाम है, कंट्रीज नहीं अपने एनिमल्स जो पाए जाते हैं। आप सिर्फ 6 रैम्स हैं उनके नाम याद कर लो, उसके अलावा तुम कुछ ना याद करो कि उसमें कितने कंट्री हैं कितने, बस अब रैम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओरिएंटल रैम इज सेपरेटेड बाय पेरियार्टिक रैम बाय हिमालयन माउंट। ओरिएंटल और पेरियार्टिक किससे अलग हुआ? हिमालय। इथियोपियन रैम और ऑस्ट्रेलियन रैम सेपरेट हुआ सीज। ओरिएंटल रैम और ऑस्ट्रेलियन रैम जो है वो वेल्स लाइन से, वो जो हिमालय की जो बीच की लाइन है तो क्या कहती है बेटा? ऑस्ट्रेलियन लाइन और उसके सॉरी इसके बीच की जो लाइन है उसे वेल्स। तो वेल्स लाइन क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो वेल्स लाइन क्या है? तो वो कहां मिलती है आपको? ओरिएंटल रैम और ऑस्ट्रेलियन रैम के बीच में मिलती है। पेरियार्टिक रैम और नियार्टिक रैम टुगेदर आर कॉल्ड होलार्क्टिक रीजन। ठीक है, अब यहां से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन अभी हम लोग एविडेंसेस की बातें कर रहे थे, तो फिलहाल एविडेंसेस तो रखते हैं, एविडेंसेस रखिए इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। ये एक वीडियो अभी आपकी यहाँ तक रोक रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एविडेंसेस की बात करी और सारे एविडेंसेस हो गए मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा एविडेंसेस तो नहीं मिलेंगे ना कि अर्थ प्रूफ के इधर उधर चली गई, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।